कहानी है सपनों को उड़ान। विभा दी जाने माने खानदान की बड़ी बेटी थी, पर पता नहीं क्यों छोटी उम्र में ब्याह दी गई। माता पिता के विवाह के 11 वर्षों के बाद भी कोई औलाद ना थी। कई मंदिरों, मस्जिदों व गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद अलग लाभ के रूप में वह आई थी। उनमें उनके पिता की जान बसती थी। उनके जन्म के उपरांत तो और भी भाई बहन आए। उनके पिता को अच्छा रिश्ता मिला तो 12वीं में ही चटमंगनी पट ब्याह संपन्न करा दिया। शायद सभी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने की शीघ्रता में उनका नंबर जल्दी आ गया था। मुझे हमारी आखिरी मुलाकात अच्छी तरह याद है। लाल बनारसी साड़ी में सजी धजी एक चंचल हिरणी सी विभा दी और उनका हाथ थामे बैठे हुए जीजाजी। जरा सी पकड़ ढीली होती तो फिर से हॉस्टल के 4 चक्कर लगा आती, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये सुनहले दिन फिर ना आएंगे। जीजाजी के सामने खड़े हम 2 दर्जन सालियां उनसे गाना सुनाने की जिद कर बैठे। उन्होंने एक बार धवल दंतपंक्तियां दिखाती हुई अपनी सहचरी की ओर देखा और गाना शुरू किया। तू 16 बरस की, मैं 17 बरस का, वैसे मैं 21 का हूँ और ये 18 की। उनके ये कहते ही हम सब हंस पड़े थे। जोड़ी बहुत प्यारी थी, बिल्कुल बालिका वधू के नायक नायिका दिख रहे थे। फिर उन्होंने हॉस्टल छोड़ दिया तो उनसे मिलना भी ना हो सका। हाल फिलहाल उनकी फेसबुक में फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो मैं देखते ही पहचान गई। कितना ओजमई चेहरा और आत्मविश्वास से भरी आंखें। प्यारी तो पहले भी बहुत थी, अब लावण्य के साथ गरिमा ने व्यक्तित्व में 4 चांद लगा दिया था। नाम के साथ डॉक्टर लग गया था। डॉक्टर विभा शाह, वाह दी, वजनदार। मैंने उन्हें कमेंट दिया, उधर से उनका जवाब आया, संडे को क्या कर रही हो? मैंने कहा खाली हूँ, मिलने आ जाओ, सैटरडे शाम की टिकट बुक करती हूँ। बस ऐसी ही थी हमेशा से, बहुत प्यार करने वाली और अपने अधिकारों को न छोड़ने वाली। जैसे हक से मुझे बुला लिया। घर आलीशान था पर उनका कमरा 20 साल पुराने स्टाइल में सजा सा दिखा। दीवार पर जीजाजी की तस्वीर, उस पर हार लगा था। मैं तो स्तब्ध थी, पर वो हंसे जा रही थी। गले ना लगोगी मेरी चंचला बाला, एक दिव्य व्यक्तित्व में तब्दील हो गई थी। बस एक चीज जो न बदली थी, वो उनकी गूंजती हुई हंसी। भागकर मैं उनके गले से लग गई। तुरंत ही उन्होंने टोका, अब मैं बस विभा नहीं बल्कि विभा अजय शाह हूँ। तुम विभा दी के साथ जीजू से भी गले मिल रही हो? तो जीजाजी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया। ना, ऐसा नहीं, वो मुझमें समा चुके हैं, कहकर जोरदार ठहाका लगाया उन्होंने। मैं शर्माकर झट से अलग हो गई। नजरें तस्वीर पर टिकी थी। कैसे दी? कब हुआ ये? बहुत कुछ बताना है तुझे, पर पहले हॉस्टल वाली मैगी और कॉफी हो जाए। मैंने हाँ में सर हिलाया। खुद को संयत करने की निरंतर कोशिश किए जा रही थी। उन्होंने वहीं से शुरू किया। मुझे अजय ने हमेशा बच्ची ही समझा जब तक कि मैं 20 की ना हो गई। कहते थे टीन हो अभी, थोड़ी बड़ी हो जाओ फिर बताऊंगा। 2 साल तक हम दोनों एक ही छत के नीचे मित्रवत रहे। किशोरी पत्नी और युवा पति नजरों से एक दूसरे से बंधे थे। इन्होंने कॉलेज लेक्चरशिप ज्वाइन कर रखा था। मेरा भी एडमिशन करा दिया था। दिन कॉलेज में कट जाता और रातें आंखों में। वो सोफे पर लेटते, मैं पलंग पर। अजय ने ड्रेसिंग टेबल के शीशे का एंगल कुछ यूं व्यवस्थित किया था कि मैं उन्हें नजर आती रहती। ये बताते हुए उनके चेहरे की लाली, उनके आंखों की हया, उन दोनों के बेपनाह मोहब्बत का पुख्ता सबूत दे रही थी। अजय ने मेरा इंतजार किया, मुझे खिलता खिलता देखकर मोहित होते, पर नाजुक कली समझ हमेशा सहेजना चाहते थे। उन्हें पता था कि वो मुझे किसी भी क्षण हासिल कर सकते थे, पर प्यार का वह एहसास हमेशा के लिए मर जाता जो धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था। मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो गया तब एक दिन कहा, एक अनुरोध मानोगी क्या? मेरी ओर कभी पीठ मत करना। क्यों? बस यूं ही। उन्हें मुझे अपनी आंखों के सामने रखना अच्छा लगता था। दीदी ने बताया। हाउ रोमांटिक, मेरे मुंह से निकला। रोमांस ही रोमांस। बहुत प्यार व धैर्य के साथ वो करीब आए। उन्होंने आगे बताया, उसके बाद तो हमने तमाम उम्र गुजार ली थी उन 20 सालों में। उस बीच 2 बेटों की मां बनी। अच्छे बुरे सभी उतारों चढ़ावों को हमने साथ देख लिया था। उन्होंने एक दिन अपने हाथों में मेरा हाथ लेकर यही कहा था कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मैं बच्चों का और अपना ख्याल रख सकूंगी। पता नहीं क्या हुआ था उन्हें। चेहरे पर एक दाना था जो शेविंग के समय कट गया था। घर में ही जेठानी डॉक्टर थी। उन्होंने परीक्षण कर कहा सब ठीक है और हमने विश्वास कर लिया।
वह घरवालों पर विश्वास करने वाले सरल हृदयी थे। छोटी जगहों में तो अब भी मेडिकल सुविधाओं का अभाव है, पर जरा भी अंदेशा होता तो बड़े अस्पताल लेकर जाती। जब तक मैं समझ पाए और उन्हें शहर के अस्पताल में भर्ती कराया। उनका घाव कैंसर बन फैल चुका था। वह दर्द सह रहे थे। मैं उन्हें तकलीफ उठाती बस देख रही थी। अस्पताल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उनके कैंसर की अंतिम अवस्था थी। उन्होंने मुझसे एक दिन एक पेपर पेन मांगा। जब वह बोलने में भी स्वयं को अक्षम पा रहे थे तब ये लिखकर अनुरोध किया कि मेरे बच्चों को पढ़ाई पूरी करा देना। मैंने पढ़ा और आंखों से ही उन्हें निश्चिंत किया। उन्हें पता था कि उनका आदेश मेरे लिए ब्रह्मवाक्य था। शब्दहीन थी मैं। मेरे अजय, जिनसे मेरे जीवन के हर तार जुड़े थे, वह किसी भी क्षण मेरा साथ छोड़कर जाने वाले थे। मेरी आंखों के सामने उन्होंने आखिरी सांसें ली। उनके जाते ही घरवालों के व्यवहार बुरी तरह बदल गए थे। मैं वहीं रहना चाहती थी। आखिर 20 वर्ष उसी छत के नीचे काटा था, पर मायके वाले साथ लेकर आ गए थे। पहले 6 माह का तो मुझे होश नहीं। कब सोती जागती कुछ याद नहीं। शायद जीने की इच्छा ही समाप्त हो गई थी। फिर एक दिन मेरे छोटे बेटे ने कहा, माँ तुम भी क्यों न मर गई पापा के साथ। वो बात सीधे कलेजे में लगी। उसने ठीक ही तो कहा था। तभी मैंने सोचा मर ही तो गई हूँ। मैं तो जीते जी मर गई हूँ। ना खुद का होश, ना बच्चों की खबर। ऐसे कैसे चलेगा। मैं पति से किया गया वादा कैसे भूल सकती हूँ। मैंने बच्चों का ख्याल रखने का वादा किया था उनसे। मुझे स्वयं को संभालना ही होगा। एक झटके से उठी और अजय की पुरानी सभी चिट्ठियां निकाली, जो मायके की अलमारी में मेरी धरोहरों के साथ सुरक्षित थीं। उन्हें पढ़ा, ताकत बटोरी और ससुराल आने का फैसला लिया। उनमें वादा किया था अजय से कि मैं दोनों बेटों को बड़ा आदमी बनाऊंगी। अब पति के सपनों को उड़ान देने का समय आ गया था। मार्ग में रोड़े ही रोड़े थे, पर मुझे भी जिद थी। जाने किस ताकत पर अपनी लड़ाई लड़ती गई। शायद उद्देश्य का होना बहुत जरूरी है जीने के लिए। मेरा उद्देश्य मेरे सामने था। मेरे पति का सपना और मेरे बच्चे। मुझे वापस घर में सेटल होने देने के सभी विरुद्ध थे। सास नहीं थी। उन्हें तो एक बार दिवंगत पुत्र के परिवार का मोह हो भी सकता था, पर 2 मीठे बोल बोलने वाला एक भी अपना ना था। जेठ जी सबसे सुदृढ़ थे। घर की अथाह संपत्ति को अपनी मन मर्जी से चलाने वाले को अन्य उत्तराधिकारी कहाँ भाते हैं। उन्हें देखा तो उनकी कई बातें याद आती गईं जो वापस मुझे खड़े होने में प्रेरक साबित हुई थी। पति की चिता जब जल ही रही थी कि जेठ जी के शब्द, अब ये बच्चे कैसे पलते बढ़ते हैं देखता हूँ। उनकी वह ललकार मैं कभी भूल ना पाई थी। अगर वो शब्द कानों में न गूंजते तो शायद मैं मजबूत ना हो पाती। माँ से विदा लेते समय कहा, सदा सुहागन का आशीर्वाद दो माँ। वो मुझमें हैं, कहीं नहीं गए। मैं अर्धांगिनी उनसे पूर्ण होकर तुमसे आशीर्वाद मानती हूँ। बच्चों को हॉस्टल भेज दिया और खुद यहाँ आ गई। बस अजय की किताबें और इस कमरे की दीवारें। मैंने खुद को यहीं कैद कर लिया था। खाली वक्त ना कटने लगा तो कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। मुझे उन्हें वही ढूंढना था जहां उन्हें जाते देखती थी। उनका ही विषय, वही किताबें। खुद को उनकी किताबों में डुबोकर एक शांति महसूस करने लगी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अच्छे नंबरों से पास हो गई। उनके ही कॉलेज में उनकी जगह नियुक्ति प्राप्त की। साथ ही साथ पीएचडी किया। अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए हर कोशिश की। मैं स्वावलंबी हो चुकी थी। मैंने उनके सपनों को साकार करने में अपने जीवन को लगाया। हर कोने में बसी यादें, उनसे किए गए वादे सब मेरे जीने का आधार हैं। पूरा कमरा ज्यों का त्यों सहेजा है। यहाँ कुछ फेर बदल नहीं करती। और पता है, अब तो मुझे लगता ही नहीं कि वो कहीं गए हैं। ये कहते हुए जो अलौकिक मुस्कान उनके चेहरे पर थी, वो देख मैं आश्वस्त हो गई थी कि उन्होंने अपनी जंग जीत ली है। वो कोई अबला नारी नहीं बल्कि शक्ति का वह पुंज है, जिनसे थोड़ी देर बात करके कोई भी प्रेरित हो सकता है। दोस्तों, किसी का पूरा जीवन 1000-2000 शब्दों में भी नहीं उतारा जा सकता। पर जिस तरह से उन्होंने मौत के नजदीक जाकर जीवन को न केवल वापस पाया, बल्कि लौहस्तंभ के समान अपने शत्रुओं के बीच सम्मान के साथ खड़ी हैं, बिना किसी बाहरी सहायता के, न केवल स्वयं को बल्कि दोनों पुत्रों को अपने पैरों पर खड़ा किया। मैं उनका हृदय से सम्मान करती हूँ। उनकी कहानी लिखने का उद्देश्य नारियों में सृजनात्मक शक्तियों का संचार करना है। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए।
अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।